और निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक राशि है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी एक भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें से यहाँ पे मूल होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो मूल भौतिक राशि है इसमें से कौन सी मतलब है, तो इसमें से आपकी जो विद्युत धारा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो इसमें से आपकी विद्युत धारा है वह एक क्या है, यह एक मूल भौतिक राशि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मूल भौतिक राशियां हैं वो टोटल 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ये 7 मूल भौतिक राशियां क्या हैं, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इनको आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन पहले प्रश्न का यहाँ पे है, और एसआई पद्धति में जो है 7 मूल भौतिक राशियां हैं जो निम्नलिखित हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। और लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की तीव्रता। तो ये 7 इंपॉर्टेंट जो है मूल भौतिक राशियां हैं। इनका यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है और उनका संकेत दिया हुआ है। इनको आप वीडियो को पॉज करके एक बार इत्मीनान से जरूर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक आपका होता है वॉट, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सेकंड प्रश्न का बी बिल्कुल सही है। शक्ति का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो शक्ति का मात्रक आपका हो जाएगा वॉट, यानी कि ऑप्शन जो आपका है बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, तो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे बल का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन जो आपका है थर्ड प्रश्न का वो बी हो जाएगा बिल्कुल सही। जो न्यूटन होता है वह बल का मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जूल है यह कार्य का मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे 100% सही है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न जो है आपके सामने है, पूछा गया है, और आवृत्ति का मात्रक यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो आपसे पूछा गया है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही दिया गया है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम कहते हैं हर्ट्ज। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य जो होता है, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके, यानी कि एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, कितना, तो 20,000 हर्ट्ज के मध्य की ध्वनि को जो है सुन सकने में सक्षम होता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। एक सामान्य जो मनुष्य होता है, यानी कि हम और आप जो हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य तक की जो ध्वनि है उनको सुन सकते हैं। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा आपकी जो आवृत्ति है वह हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है, आपसे पूछी जा रही है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो प्रकाश वर्ष है वह डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई होती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष एक्चुअली होता क्या है,
तो आपका जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश यानी कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि जो आपकी लाइट होती है, जो आपका प्रकाश होता है, इसके द्वारा एक वर्ष में जितनी भी डिस्टेंस तय की जाती है उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपका जो एक लाइट ईयर होता है यानी कि एक प्रकाश वर्ष होता है, वो कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष आपका बराबर होता है 9.46 इंटू आपका हो जाएगा 10⁻15 के बराबर मीटर के बराबर होता है आपका 1 लाइट ईयर। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो आपका होता है वह 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा प्रकाश वर्ष आपका दूरी यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पार्सेक किसका मात्रक होता है आपसे पूछा गया है। तो पार्सेक किसका मात्रक होता है? तो पार्सेक भी आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी का ही मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। पार्सेक जो है यह भी आपका दूरी का मात्रक, लेकिन यह किस प्रकार की दूरी को मापता है? तो पार्सेक आपका जो होता है यह खगोलीय दूरी को व्यक्त करता है, यानी कि जो लंबी खगोलीय दूरियां होती हैं, लंबी खगोलीय दूरियां, जो लंबी आपकी खगोलीय दूरियां होती हैं उनको जो है मापने का कार्य कौन करता है? तो आपका पार्सेक करता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको लाइट ईयर और पार्सेक में कंफ्यूज नहीं होना। लाइट ईयर भी आपका दूरी मापता है और पार्सेक भी आपका दूरी मापता है, लेकिन लाइट ईयर में होता क्या है? लाइट ईयर में होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो डिस्टेंस तय की जाती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तथा पार्सेक में क्या होता है? पार्सेक के अंतर्गत आपका होता है जो लंबी खगोलीय दूरियां होती हैं वे पार्सेक के अंतर्गत मापी जाती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यह पूछा जा सकता है। तथा आपका जो एक पार्सेक होता है कितने के बराबर होता है? तो एक पार्सेक आपका बराबर होता है 3 गुणे 10⁻16 मीटर के। कितना? तो 3 गुणे 10⁻16 मीटर के आप बराबर होता है आपका एक पार्सेक। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। तो एम्पियर के अंतर्गत क्या मापा जाता है आपको बताना है। तो एम्पियर के अंतर्गत हम क्या मापते हैं? तो एम्पियर के अंतर्गत जो हम मापते हैं विद्युत धारा को। तो आप इसे याद रखिएगा, विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है एम्पियर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। विद्युत धारा को मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित को आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और एक तरफ उनकी इकाई दी गई है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो पहला आपका क्या है? त्वरण। तो त्वरण की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए का आपका क्या सही हो जाएगा? त्वरण की इकाई क्या होती है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, सिंपल सा है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद कृत कार्य यानी कि कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, तो आपका सी का 1 हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और इसके बाद आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने इसको सुमेलित कर लिया है। इसे भी आप सुमेलित कर लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ए का 4 यानी कि त्वरण का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, उसके बाद कार्य का मात्रक आपका हो जाएगा जूल हो जाएगा, और उसके बाद आवेग का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो आवेग का मात्रक आपका हो जाएगा, आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, इम्पल्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है और सामने सामने सब लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में आपको एसआई यूनिट दी गई हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। इसके बाद द्रव्यमान किग्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। बल का आपका न्यूटन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपका जो दाब दिया गया है, दाब का मात्रक यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा गया, तो एसआई मात्रक इसका पास्कल हो जाएगा। क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है दाब का?
पास्कल होता है। डाइन इसका जो है सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें मात्रक होता है दाब का डाइन। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दाब का जो है सीजीएस जो आपकी पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में जो है आपका बल का मात्रक डाइन होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। यहाँ पे गलत दिया गया है, तो यहाँ पे डाइन का ऑप्शन यहाँ पे गलत था। सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है, तथा आपका दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पास्कल होना चाहिए था। इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका डी था वह सुमेलित नहीं था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगेन यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो पहला ही ऑप्शन है वहां पे सुमेलित नहीं लग रहा है, क्योंकि वॉट का संबंध न्यूटन से नहीं है। वॉट का संबंध आपका किससे है? तो वॉट का संबंध आपका शक्ति से होता है, यानी कि शक्ति यानी कि पावर को हम किस में मापते हैं? तो पावर यानी कि शक्ति को हम मापते हैं वॉट में। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। उसके बाद नीचे के जो आपके तीनों ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। समुद्री जहाज की गति को मापते हैं नॉट में, नौ संचालन होता है आपका नॉटिकल में से संबंधित, और उष्मा का संबंध आपका होता है कैलोरी से। तो इस प्रकार के नीचे के तीनों ऑप्शन आपके सुमेलित थे, लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन था वह सुमेलित नहीं था। वॉट का संबंध यहाँ पे होना चाहिए था पावर यानी कि शक्ति से। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? किसको हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम में? तो आपकी जो वेव लेंथ होती है, जो आपकी तरंग दैर्घ्य होती है, उसको हम किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तरंग दैर्घ्य को हम किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम, यानी कि तरंग दैर्घ्य को मापने की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी सिंपल सा भी प्रश्न है ये। तो एक हॉर्स पावर में आपका 746 वॉट होता है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में जो है आपका 746 वॉट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और निम्नलिखित सूची को आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस प्रकार के प्रश्न सुमेलित वाले एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को हमको सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी आपके आमने सामने ही दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। उच्च वेग का संबंध आपका किससे हो जाएगा? उच्च वेग का संबंध आपका होता है मैक से होता है। तरंग दैर्घ्य मैंने आपको अभी बताया एंगस्ट्रॉम से संबंधित, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद दाब का संबंध पास्कल से, यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ऊर्जा का संबंध आपका जूल से होता है, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी आमने सामने सुमेलित थे, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी आमने सामने ही दिए गए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी आमने सामने, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और आपका डी का 4 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया 14वें का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए इसको देख लेते हैं। तो डेसिबल के अंतर्गत क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है उसको हम डेसिबल कहते हैं। आपका बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। ध्वनि के प्रबलता की इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। अश्व शक्ति क्या होती है? शक्ति की इकाई होती है। इंपॉर्टेंट है। समुद्री मील क्या होता है? नौ संचालन में जो दूरी की इकाई होती है उसको हम समुद्री मील कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे सेल्सियस क्या है? उष्मा की इकाई, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया। सेल्सियस जो है ताप यानी कि टेम्परेचर हम इससे मापते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे गलत दिया गया था। सेल्सियस जो है ताप मापने की इकाई है, तो आप इसे याद रखिएगा। उष्मा की इकाई आपकी होती है कैलोरी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। बाकी तीनों जो है आगे के सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 किलोमीटर दूरी में कितना मीटर होता है? तो आपका 1 किलोमीटर दूरी में 1000 मीटर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो मैंने इसके बारे में बताया था। पास्कल जो है दाब मापने की इकाई, यानी कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम कहते हैं पास्कल। तो बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी दबाव को हम मापते हैं बार में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी दबाव किसके अंतर्गत मापा जाता है? तो बार के अंतर्गत जो है आपका पारिस्थितिकी दबाव को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अदिश राशियां कौन सी हैं और सदिश राशियां कौन सी हैं, तो ये दोनों राशियां आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अदिश राशियां होती क्या है। तो ऐसी राशियां आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिन राशियों को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो अदिश राशियां होती हैं इनमें जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें जो है दिशा की आवश्यकता जो है दिशा की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको हम कहते हैं आपकी अदिश राशियां। ये अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? आयतन, दाब, चाल और दूरी, ये इंपॉर्टेंट आपकी अदिश राशियां हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आयतन, दाब, चाल और दूरी, ये इंपॉर्टेंट आपकी अदिश राशियां हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? जो दाब आपकी है यहाँ पे अदिश राशि का एग्जाम्पल है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी तीनों जो आपके ऑप्शन हैं बल, त्वरण और वेग, ये आपके सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यह भी आपका हो जाएगा। सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों को व्यक्त करने में परिमाण और जो है दिशा जो है दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इस प्रकार की राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, यानी कि ये सभी जो राशियां हैं आपकी सदिश राशियों का एग्जाम्पल, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों आपकी सदिश राशियों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका संवेग भी जो है सदिश राशि का ही एग्जाम्पल है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और लंबाई का न्यूनतम इकाई आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, फर्मी मीटर जो है आपकी लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई हो जाएगी। एक फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 जो है मीटर होता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तेल के एक बैरल निम्नलिखित में से मतलब आपका जो तेल का एक बैरल होता है वह उसमें लगभग कितना लीटर होता है आपको बताना है। तो तेल के एक बैरल में जो है लगभग 159 लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। तेल के एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, तो अगला यहाँ पे सूची को आपको सुमेलित करना है। आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार देखने को मिलेंगे। तो क्यूसेक का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो क्यूसेक का संबंध होता है जल के बहाव, यानी कि जल के प्रवाह की जो दर होती है उसको हम क्यूसेक में मापते हैं, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाइट का संबंध आपका कंप्यूटर से है, यानी कि बी का संबंध आपका फोर्स हो जाएगा। और रिएक्टर के अंतर्गत जो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी कि सी का संबंध आपका 2 से हो जाएगा। इसके बाद बार का संबंध आपका दबाव से, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी कि ऑप्शन डी का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर भी आप एक बार देख लीजिए। तो क्यूसेक का संबंध प्रवाह की दर से, यानी कि जल प्रवाह की जो दर होती है वो क्यूसेक में मापी जाती है। कंप्यूटर का संबंध बाइट से है, रिएक्टर का संबंध आपका भूकंप की तीव्रता से है, और बार का संबंध यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम बार के अंतर्गत मापते हैं। तो ये सही सुमेलित आंसर है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, और निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर की मोटाई मापने वाली इकाई, यानी कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसके अंतर्गत मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई हम किसके अंतर्गत मापते हैं? तो डॉप्सन। तो डॉप्सन जो है इकाई है किसको मापने की? तो ओजोन परत के जो मोटाई होती है उसको हम मापते हैं डॉप्सन से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉप्सन के अंतर्गत जो है आपकी जो ओजोन परत की मोटाई होती है वह मापी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो था फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के टॉपिक वाइज। तो इस पहले वीडियो में हमने मात्रक और इकाई से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।